हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। देखो बच्चों, डी और एफ ब्लॉक की बात कर रहे थे अपन, और अपन ने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कलर प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ ली थी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। देखो, जैसे तो अपने को पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, वो कितना होता है? 0 होता है। मतलब कि H प्लस देन क्या है, जो H प्लस होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। तो ऐसी मेटल्स जिनका SR स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ऐसी मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होती, लेकिन जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो एसिड के साथ में क्या हो जाती है? रिएक्ट हो जाती है। अब देखो, अपन बात करें कि अगर ये मान लो, मैं तो आप लोगों को ऐसे बोलूँ कि अगर ये जिंक मेटल है, कौन सी है? जिंक मेटल है, उसकी रिएक्शन अगर ये डाइल्यूट HCl के साथ में करवा दूं, किसके साथ में? डाइल्यूट HCl के साथ में करवा दूं, तो क्या यहाँ पर सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? यस, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? यहाँ पर इवोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट होता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव आ रहा है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? इससे हाइड्रोजन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद का तो क्या कर ले? ऑक्सीडेशन कर ले, और दूसरे का क्या कर दे? रिडक्शन कर दे, दूसरे को रिड्यूस कर दे। तो यहाँ पे जिंक इसको क्या कर रही है? Cl का, इसका हाइड्रोजन का क्या कर रही है? रिडक्शन कर रही है, और खुद का क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन कर रही है। ऐसी मेटल्स जिनका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है, वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है? इवोल्व करती है। दूसरा एग्जांपल लेके चलते अपन कॉपर का। अगर ये कॉपर सॉलिड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में? वही डाइल्यूट HCl के साथ में करवा देंगे, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसके अंदर होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर यही है। जब अपन 3D सीरीज की बात करते हैं, 3D सीरीज की बात करते हैं, तो 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर एक ऐसी मेटल है जिसका SRP कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी ऑल मेटल्स SRP क्या हो गया? नेगेटिव होता है। बाकी सारी मेटल का SRP कैसा होता है? नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉपर को छोड़कर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो SRP से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जिसका SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही ज्यादा किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और देखो, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक का पहला फीचर क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या प्रेजेंट होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। पहली चीज तो ये। क्यों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए डी ब्लॉक मेटल की बात कर रहे हैं अपन, इसकी डी ब्लॉक मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स क्यों करता है? तो पहला उनका फीचर है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इजीली गेन कर लेंगे।
और इजीली गेन कर लेंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगी ये, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगी। देखो ये वाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं भाई डी ब्लॉक एलिमेंट, उसका सिंपल सा रीजन है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल के ऊपर क्या से कैसा चार्ज आ जाता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर होता है, जिसकी वजह से पहले तो मजे मजे में इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, डोनेट कर देती है। तो डोनेट करने के बाद में उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और किसी भी मेटल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई सा भी आ जाए तो कैसी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के कंपेरिजन में थोड़ा कम ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो कभी भी पॉसिबल नहीं है मेटल पे आना। अभी आ भी जाए तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा अनस्टेबल समझती है। तो मेटल पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को अपने आप न्यूट्रल करने के लिए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। क्या करेगी, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलो किस टाइप के बनाते हैं, जैसे K4FeCN6, ये वाला है कोऑर्डिनेशन। अब जो ये जो स्फीयर के अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है ना, ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। क्यों करती है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ये भी इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों क्यों फॉर्म करती है, क्योंकि अपने ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। यहां तक सही है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये आती है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, एलॉयज का फॉर्मेशन करना। ठीक है, अब देखो एक बार, मिक्सचर और सॉल्यूशन दो चीज की बात करते हैं अपन। एक बात करते हैं अपन मिक्सचर की और एक बात करते हैं अपन सॉल्यूशन की। मिक्सचर अपने पता है भाई दो टाइप का होता है, एक हो गया होमोजीनस हो गया और एक दूसरा कौन सा हो गया, हेटेरोजीनस हो गया। दो टाइप का हो गया। ये जो होमोजीनस मिक्सचर है ये ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या कहेंगे अपन, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या देते हैं अपन, व्हेन टू और मोर कंपोनेंट मिक्स्ड विद each other without chemical change are known as mixture। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या बोलते हैं अपन कि when two or more component mixed with each other with chemical change, जिनमें केमिकल चेंज हो रहा है वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। जिसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा वो कैसा हो गया, मिक्सचर हो गया। देखो जब अपन वाटर के अंदर शुगर को डिसोल्व करते हैं तो वाटर का कलर कैसा हो जाता है, पहले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आता है। जैसे शुगर मॉलिक्यूल उसके अंदर डिसोल्व हो जाता है थोड़ा कैसे हो जाता है, इसमें थोड़ा उसमें कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन कलर में चेंज हो रहा, ये भी क्या है, केमिकल फ्लो। ठीक है, या फिर चेंज इन स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। ठीक है, चेंज इन लिक्विड, या फिर अपन बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। दो प्रकार की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं इवॉल्व ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या कह सकते हैं, इवॉल्व ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर इस प्रकार के कोई भी चेंजेस आ रहा है वो कैसा हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार का कोई भी चेंजेस आ रहा है वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो एलॉय होता है वो कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या बोलता है,
होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर टू और मोर मेटल्स को आपस में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, एलॉय का फॉर्मेशन होता है। अगर जो मान लो मैं कॉपर और जिंक मेटल को आपस में क्या कर दूं, मिक्स कर दूं, तो किसका फॉर्मेशन क्या होता है, ब्रास का फॉर्मेशन होता है। अगर कॉपर और टिन को मिक्स कर दूंगा मैं, कॉपर और टिन को मिक्स कर दूंगा, तो इसमें जर्मन सिल्वर का फॉर्मेशन होता है, जर्मन सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर जो कॉपर ऐसे करूं मैं, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल को आपस में तीनों का मिक्सचर आ गया, तो इसका किससे फॉर्मेशन होगा, ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेनलेस का सुना है कभी आपने, स्टेनलेस का? अगर जो मैं आयरन को, क्रोमियम को, निकल को प्लस ट्रेस अमाउंट ऑफ कार्बन की अगर जो मिक्स करता हूं, तो यहां पर क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील का बनेगा। इसका स्टेनलेस स्टील का बनेगा। डूरा एल्यूमिनियम सुना है आपने, क्या सुना, डूरा एल्यूमिनियम सुना है आपने? भाई एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज 1% रहते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है, इसको मिक्स करते हैं तो अपन पास क्या बनता है, ड्यूरा एल्यूमिन बनता है। क्या बनेगा, डूरा एल्यूमिन। एक तुम लोगों ने सुना होगा गन मेटल, गन मेटल में क्या जाएगा, कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, इनको आपस में मिक्स करने पे किसका फॉर्मेशन होता है, गन मेटल का फॉर्मेशन होता है। किसका, गन मेटल का। ये कुछ एलॉयज है तो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, याद रखना है इनको, है ना। अब देखो इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, और डी ब्लॉक एलिमेंट की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए मैग्नेटिज्म निकालना है, तो क्या होगा, म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2, ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। क्या है, कौन सी यूनिट होती है इसकी, बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक है। यहां पर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद में देखो कि भाई अगर ये मान लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, तब तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब अपने को बहुत सारी ऐसी मेटल्स मिलेगी जिसके अंदर को अपने को पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो कैसी हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई। जैसे मान लो एग्जांपल दे दे अपने को, क्वेश्चन पूछ ले, Ti+4 एंड Ti+3, क्वेश्चन पूछ ले Ti+4 होती है वो डायामैग्नेटिक होती है, बट Ti+3 होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। वाई, क्वेश्चन पूछ ले। तो देख पहली चीज देख भाई, टाइटेनियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ऑर्गन 3d2 4s2, ये टाइटेनियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर जे अपन टाइटेनियम+4 की बात करते हैं, Ti+4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो Dr, देखो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों चारों लूज कर दे तो क्या बचेगा, 3d0 4s0 बचेगा। अगर जे Ti+1 की बात करते हैं अपन, Ti+3 की बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऑर्गन 3d1 4s0। तो d ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके, d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया।
तो मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिज्म म्यू इक्वल टू कितना हो गया, रूट एन, एन प्लस टू फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, रूट एन की वैल्यू 1, 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू कितनी, 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ऐसे अपन मैग्नेटिज्म को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें चल रही है अपने यहाँ। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद में देखो, अगर जे तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस प्रकार से कोबाल्ट NH36 प्लस 3 और FeCN6 माइनस 4, अब तुम्हें ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कोबाल्ट और आयरन का मैग्नेटिज्म कैलकुलेट किए, भाई कितना मैग्नेटिज्म कोबाल्ट का और कितना मैग्नेटिज्म आयरन का है। तो देखो, सबसे पहले क्या देखना, सेंट्रल एटम देखना, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, आयरन है। तो देखो, कोबाल्ट के निकालने के लिए पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो क्या मान लेते हैं अपन, X प्लस अमोनिया पे चार्ज कितना हो गया, 0 × 6 इक्वल टू +3, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी, +3, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर, +3 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe की बात करें, क्या मान लो X प्लस साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1 × 6 इक्वल टू -4, तो X - 6 इक्वल टू -4, तो X इक्वल टू कितना आ गया, +2। यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, यहाँ पर +2 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट, वो क्या हो गया, ऑर्गन 3d7 4s2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, देखो कोबाल्ट +3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या हो गया, ऑर्गन 3d6 4s0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बनाओ भाई इसका, देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये इसका s ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल, ये कौन सा हो गया, 3d ऑर्बिटल हो गया। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, भर दो भाई, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, s ऑर्बिटल कैसा हो गया, 0 हो गया। तब यहाँ पर देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये वाले देखो, ये अनपेयर है, ये तो क्या हो गया, पेयर है, ये कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं इसके पास, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया, म्यू इक्वल टू रूट एन, एन प्लस 2, तो रूट एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4, 4 प्लस 2, तो कितना हो गया भाई, ये 624, रूट 24 की वैल्यू कितनी है, 4.84 बोहर मैग्नेटॉन। निकाल सकते हैं, यहाँ तक ये हो गया। अब अगर आयरन की बात करते हैं अपन, तो आयरन का क्या हो जाएगा, अगर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आयरन का, तो क्या आ जाएगा, ऑर्गन 3d6 4s2, तो यहाँ पर आयरन +2 का देखेंगे तो क्या आएगा, ऑर्गन 3d6 4s0, तो यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पर फिल हो रहे हैं, देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें डी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, एस वाला क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए, 4 हो गए। तो म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट वो भी कितना आ जाएगा, 4.84 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। तो इन दोनों का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैसा है, सेम है। ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ठीक है, अगर जो कोबाल्ट +2 होता, क्या होता, कोबाल्ट +2 होता तो क्या होता, बता सकते हो भाई, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कोबाल्ट +2 के अंदर, हाँ? देखो, आप कैलकुलेट करना एक बार, नहीं तो मैं कैलकुलेट करवा दूंगा आपको। भाई एक तो निकालना है आपको कॉपर +2 में, और एक आपको कंपेयर करना है कोबाल्ट +2 के अंदर, और एक आपको कंपेयर करना है स्कैंडियम +3 के अंदर। तीनों का कंपैरिजन करते हैं।
कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, तो कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 3d10 4s1। जैसे ही कॉपर +2 की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d9 4s0। ठीक है, 3d9। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1। एस ऑर्बिटल कैसा अभी भी खाली पड़ा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट n+2। तो रूट 1 1+2 कितनी आ जाएगी, रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। सही है यहाँ तक। अब अगर जो कोबाल्ट की बात करते हैं, तो कोबाल्ट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया भाई, ऑर्गन 3d7 4s2 है। और कोबाल्ट +2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d7 4s0 हो गया। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बचे, तो इसका म्यू मैग्नेटिज्म कितना हो गया, रूट 3 + 2। तो मैग्नेटिज्म हो गया रूट 15, और रूट 15 की वैल्यू 3.78 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, कितने हो जाएगी, 8082 बोहर मैग्नेटॉन। अगर जो स्कैंडियम की बात करें, तो स्कैंडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ऑर्गन 3d1 4s2। स्कैंडियम +3 की बात करते हैं तो क्या हो गया, ऑर्गन 3d0 4s0। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू भी क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं अपन आसानी से एक भाई कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है, जो भी है XYZ कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। ये हो गया। अब अगर ये बात कर ले अपन कि भाई अपने ये पॉइंटों के अंदर आप सोच रहे हो कि भाई सर आपको इतने कैसे याद है भाई पॉइंटों के अंदर, तो एक चीज याद रखना, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतना ही उसका बोहर मैग्नेटॉन। जैसे मान लो अपने पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका बोहर मैग्नेटॉन होता है 1.73। अगर जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका कितना 2.78। अगर जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.82। अगर जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.88। अगर जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92। और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 6.96। ये सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपने पास में। ठीक है, तो अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, हमारे साथ जो चैनल पे जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेना, जो न्यू व्यूवर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद।